हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है, उनके शेप के हिसाब से, ठीक है, उनके फ़्लो के हिसाब से। फ़्लो के हिसाब से मतलब फ़्लो के अरेंजमेंट, किस टाइप का फ़्लो अरेंजमेंट है। जैसे काउंटर फ़्लो हीट एक्सचेंजर हो गया, पैरेलल फ़्लो हीट एक्सचेंजर हो गया, क्रॉस फ़्लो हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक है। और उनके हीट ट्रांसफ़र, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, और स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन देखेंगे कि उसका डिज़ाइन हम कैसे करें। ओके, कौन कौन से मतलब टर्म आएंगे, कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर शुरुआत से कैसे होता है हीट एक्सचेंजर का। अब हीट एक्सचेंजर मैंने हीट एक्सचेंज करना, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है जो इस काम को हम जो मतलब एक वो डिवाइस है जो हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि उस ऑपरेशन के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट का एक्सचेंज हो। उस मतलब जहाँ हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कितनी हीट, कितना हमको हीट ट्रांसफ़र करना है, हीट एक्सचेंज करना है, ठीक है। ज़्यादा हीट एक्सचेंज करना है तो डिवाइस के उस हिसाब, मतलब डिफरेंट ऑपरेशन के हिसाब से उसका डिज़ाइन उस हिसाब से होता है। तो बेसिकली क्या काम है कि हीट को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ओके, अब सिंपल क्या है कि कौन सा, अब आपको पता है कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में, तो यहाँ पर हीट है तो कंजर्वेशन ऑफ हीट हम कह देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर की जो हीट है वो लो टेम्परेचर की हीट में लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ हीट, यहाँ से आउट हो रही है तो यहाँ इन हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह है, वो तो लॉ हो गया भाई, है नहीं। अब इसमें हीट एक्सचेंजर में हम कैसा क्या होता है, मतलब एक सिंपल एक जनरल में बताता हूँ क्या होता है कि मान लो ये एक सिस्टम है, यहाँ से हीट ऐसे, मान लो ये टेम्परेचर इनिशियल THI है और ये हॉट फ्लूइड है, तो इसका मास फ्लो रेट ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर। ये सिस्टम है, सिस्टम बाउंड्री। अब बाउंड्री समझ रहे होगे ना कि बाउंड्री, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो बाउंड्री के थ्रू ही हम जब एनालिसिस करते हैं तो बाउंड्री के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होता है, बाउंड्री के थ्रू ही वर्क ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बाउंड्री यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, मतलब कोई इस मास फ्लो रेट का m.h का यहाँ से फ्लूइड फ्लो हुआ, सिस्टम के थ्रू गया, सिस्टम ये क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है, ये हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर, और इसकी क्या है, बाउंड्री। और यहाँ से एग्जिट हुआ, मान ले THE, एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का। अब ये ऐसे गया, अब यहीं से एक, अब क्योंकि आपको हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है, हीट का एक्सचेंज करवाता है, बेसिक एक ऑपरेशन तो है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड है ये अपनी हीट के ट्रांसफ़र करेगा, किसको, ये TSI ये कोल्ड फ्लूइड है, और ये TSE है एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड और इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। और मास फ्लो रेट, मतलब इतने मास फ्लो रेट का कोल्ड फ्लूइड इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू गया हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से हीट इसने ट्रांसफ़र करी, हीट एक्सचेंजर काम है, हीट एक्सचेंज करवाना, वो कर रहा है। तो जितने भी मास फ्लो रेट हुआ ये सब बाउंड्री के थ्रू गया, सिस्टम की बाउंड्री के थ्रू।
तो एम डॉट एस क्या है, मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड, टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड। ये चारों जब हम डिजाइन करेंगे तो ये चारों टर्म हमें जो बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है। या तो निकालने होंगे डिजाइन करते समय, जब आप डिजाइन करोगे अब आपको हीट एक्सचेंज मतलब ये हीट एक्सचेंजर है, एक ऐसा हीट एक्सचेंजर आपको डिजाइन करना है कि मैं इतना हाइट, इतना इनलेट टेम्परेचर, इतना एग्जिट टेम्परेचर, इतना एग्जिट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूड, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड, ठीक है। तो आपको डिजाइन करना है कि मैं अगर ये आपको सारे टर्म दिए हैं तो आपको ऐसा हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है कि हाँ कि इतना हीट ट्रांसफ़र करे और इतना टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि एग्जिट पे टेम्परेचर कोल्ड फ्लूड का इतना होना चाहिए, एग्जिट पे इतना होना चाहिए हॉट फ्लूड का, तो उस हिसाब से हीट एक्सचेंजर डिजाइन होगा, ठीक है। अब भाई ये क्या है, एक ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम तो है नहीं भाई, हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन से। अब ये क्या है, ओपन सिस्टम में भाई, ओपन सिस्टम में क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जो मास है वो कांस्टेंट रहता है क्लोज सिस्टम में, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना, इस फ्लो हो रहा है ना मास का, मास फ्लो रेट फ्लो हो रहा है। अब क्लोज सिस्टम में तो भाई ये क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज्ड है, इसमें जितना मास है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में देखो, अब ये ओपन सिस्टम हो गया, सिस्टम की बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल्स टू ये होता है डेल क्यू इक्वल्स टू डी प्लस डेल्टा डब्लू, है नी। अब क्योंकि फ्लो हो रहा है तो एनर्जी कौन कौन सी आएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये आती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है नी। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी, क्या कहती है, अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो Q इक्वल्स Q प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस H1 इज इक्वल्स टू W प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस एंथैल्पी। ये क्या है, एंथैल्पी, ये क्या है, वर्क डन। ये तो हो गया इनलेट, ये क्या है, आउटलेट। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यही तो होती है नहीं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम हीट एक्सचेंज, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, अब क्लोज सिस्टम में तो ये लग जाएगा। अब देखो ये यहीं से निकल के आया है, यहीं से तो निकल के आया है भाई, देखो कैसे। अगर मैं ये डेल क्यू है, ठीक है, ये डी यू है, ये काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, और डब्लू तो भाई जीरो होगा, है नी, मतलब ले लिया हमने, चलो यहाँ पर इस पर डब्लू का कोई काम नहीं है, डब्लू जीरो। इस वाले इक्वेशन में स्टडी फ्लो मतलब हीट एक्सचेंजर की अगर मैं बात करूँ तो डब्लू जीरो, यहाँ पर कोई वर्क डन हो रहा है, इस बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हो रहा है कोई, क्योंकि हम जब इक्वेशन लगाते हैं तो बाउंड्री के थ्रू देखते हैं, बाउंड्री के थ्रू क्या हो रहा है, इस बाउंड्री के थ्रू क्या क्या हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। और ना ही हम ये भी मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, एडियाबैटिक, कि हमने ऐसा हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर रहे हैं कि जो हीट एक्सचेंज हो रहा है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में, इन दोनों के बीच में ही हो रहा है, इन्वायरमेंट और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक हीट एक्सचेंजर। पहला हमने यहाँ क्या माना, एडियाबैटिक,
ठीक है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक जब मान लेंगे तो Q क्या हो गया, 0 हो गया। अब वर्क डन तो 0 है ही, क्योंकि कोई भी वर्क हीट एक्सचेंजर में कोई वर्क हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू कि कुछ वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो W 0 हो गया, Q भी 0 हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मान रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कि एलिवेशन कितना है, एलिवेशन कितना है मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अब हमने मान लिया कि हमारा हीट एक्सचेंजर मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई एलिवेशन नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज में 0 मान रहा हूँ कि मतलब जो मास फ्लो रेट हो रहा है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, समझ गए, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, उनका जो चेंज है वेलोसिटी का वो 0 में मान रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। अब हमारे पास क्या आया बच्चे, क्या आया, तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी तो इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0 फॉर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, समझे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, यहाँ से क्या निकल गया है, 0। अब मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, समझे। तो हम यहाँ पर ये भी मान के चल रहे हैं कि स्टडी फ्लो में मतलब कि स्टडी फ्लो का मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि इनलेट पे जो टेम्परेचर है, जो इनलेट पे जो टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का, एग्जिट टेम्परेचर है जो है हॉट फ्लूइड का, एग्जिट टेम्परेचर जो है कोल्ड फ्लूइड का, इनलेट टेम्परेचर जो है कोल्ड फ्लूइड का, कांस्टेंट टेम्परेचर जो मतलब कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेरी नहीं कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आप देखोगे कि अभी टेम्परेचर 20 है, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर 30 हो गया, ऐसा नहीं है। जो 20, अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि इनलेट टेम्परेचर 20 है तो 20 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, तो तभी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और जो ये फ्लूइड है इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट होगी, इसको मान रहा हूँ जैसे कोल्ड फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट CPC, हॉट फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट CPH, स्पेसिफिक हीट CPH, और कोल्ड फ्लूइड की CPC। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर यूनिट मास, मतलब वो एनर्जी कितनी स्टोर करके रख सकता है। जैसे वाटर की कितनी है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करके रख सकता है पर यूनिट मास, समझे। स्पेसिफिक हीट कोल्ड फ्लूइड की कुछ होगी, हॉट फ्लूइड की कुछ होगी, दोनों की अलग अलग कुछ ना कुछ होगी। अब ये भी मैं कह रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, वरना स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, जो भी इस फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसकी भी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। हमने स्टडी फ्लो ले लिया तो टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मास फ्लो रेट भी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मास फ्लो रेट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हमने 0 ले ली। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक और एनर्जी। ठीक है, अगर सिस्टम के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, जैसे कि इस यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, इनका चेंज नेग्लिजिबल, मतलब 0 होगा। ऐसे ही इसका चेंज नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या निकल गया है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज 0 फॉर हीट एक्सचेंजर। तो अगर हीट एक्सचेंजर के लिए चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू 0, अगर आप कहोगे कि यार हीट एक्सचेंजर का जनरल एक इक्वेशन क्या होगी, तो हीट एक्सचेंजर हम कह देंगे कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज 0, ऑफ द सिस्टम इज 0। सिस्टम की बात कर रहा हूँ पूरे, समझ गए। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये यहीं से तो निकल के आए, dq dE काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन du, समझ गए। अभी आप कहोगे यार ये एंथैल्पी वाला टर्म यहाँ पर कहाँ पर है, एंथैल्पी वाला टर्म यहीं पर, तो यहीं से तो निकल के आया, देखो कैसे,
अगर मैं ये जो इंटरनल एनर्जी वाला टर्म है नी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये जो है ये क्या होता है, H इज टू यू प्लस पी वी। H इज टू यू प्लस पी वी, ठीक है, और डी एच डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो डी एच इज इक्वल टू डी यू। तो डी एच यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या मांगे चलते हैं कि अब ये पूरा जो हम हीट एक्सचेंजर बनाते हैं ना, इसमें हम प्रेशर कांस्टेंट लेके भी चलते हैं। जैसे मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जीरो, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि भाई तभी तो टर्म हम ये निकालते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, डी एच तभी तो आया ये, डी एच इज टू डी यू। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं कि फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू डी एच, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी Q इज इक्वल टू डी एच, समझे। तो हमने यहां पर क्या लिया कि all the heating process, cooling process at constant pressure, constant pressure पे हो रहा है, ठीक है, Q इज टू डी एच, ओके। ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम, ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन है, डेल्टा क्यू डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो ये क्लोज सिस्टम के लिए हम अप्लाई करते हैं, अगर डी ई को हम डी यू में कर दें तो ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्लोज सिस्टम के लिए हो जाता है, ठीक है, ये ओपन सिस्टम के लिए हो जाता है। अब ये जो मैंने टर्म निकाला Q इज टू डी एच, ये देखो निकाले से निकाला ऐसे करके, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये होता है डी एच। अब देखो यहाँ पर क्या टर्म आया है डी पी, जब हम क्या मान के चलते हैं कि जितने भी ये हीटिंग प्रोसेस हो रहा है या कूलिंग प्रोसेस हो रहा है ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब हीट एक्सचेंजर को हम ये कहते हैं, तभी जो हीट एक्सचेंज होगा वो चेंज इन एंथैल्पी, और सब ये कहते हैं हम कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी का चेंज होता है तो हीट फ्लो होती है, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई, तो तभी तो हम कहते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या, वैसे तो आपको पता है डेल्टा H क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी होता है ना, ये तो चेंज इन एंथैल्पी, तो ये वाला फॉर्मूला होता है एम सी पी डेल्टा टी, है नी, डेल्टा एच क्या होता है एम सी पी डेल्टा टी। अब तभी तो हम कहते हैं इक्वल टू Q फॉर हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। अगर हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो एम सी पी डेल्टा टी इक्वल टू Q कहते हैं ना, ऐसी कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर में कि जो हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, मतलब प्रेशर का कोई लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस इन प्रेशर, हम मान के चलते हैं, अब होता होगा पर हम मान के चलते हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इतनी। अब हाँ, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है। अब ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में मैंने आपको बताया कि अब देखो
ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये एक ठीक है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, ये एक वॉल है बीच में इनके, यहाँ से हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड जा रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड वाला टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करके फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये इनके यहाँ से इसके बीच में एक वॉल है, ठीक है। तो ये जो हॉट फ्लूइड है क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो इसका कुछ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा हॉट फ्लूइड का, मान लिया HI। इसका कुछ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा कोल्ड फ्लूइड का, ठीक है, ये होगा HI, चलो ये H1 मान लिया, ये H2, ठीक है। ओके, तो इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, कोल्ड फ्लूइड का, हॉट फ्लूइड का। इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जो ये वॉल है इसके बीच में, सॉलिड वॉल है ना, इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी, मान लिया K, ठीक है। अब इसकी कुछ ये विड्थ होगी, समझ रहे, ये मान लो B हो गई। तो इसमें जैसे हीट एक्सचेंजर में कितने मोड, कौन से मोड हीट ट्रांसफर, एक तो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड जब इस सॉलिड बॉडी को हीट फ्लो करेगा तो बाय कन्वेक्शन करेगा, फिर इस सॉलिड बॉडी के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन के थ्रू होगा, फिर इस सॉलिड बॉडी से जो ये कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसको जो हीट फ्लो करेगा ये बाय कन्वेक्शन करेगा। तो दो कन्वेक्शन के, एक कंडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस निकालूँ, थर्मल रेजिस्टेंस R, समझ गए, सबके सब सीरीज में हैं। H1A सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के थ्रू ये जब फ्लो कर रहा है, प्लस B डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया, परपेंडिकुलर एरिया इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, प्लस हीट ट्रांस H2 इसका और एरिया A इसका एरिया। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इतना थर्मल रेजिस्टेंस जब ये हीट ट्रांसफ़र होगा तो इतना तो रेजिस्टेंस इस हीट को फ्लो क्या कहते हैं झेलना पड़ेगा, समझ गए। तो थर्मल रेजिस्टेंस ये हो गया 1/H1A, ये सब चीज़ें। अब भाई जनरली क्या होता है कि हम जब मतलब कि अगर मैं इस थर्मल रेजिस्टेंस को ओवरऑल एक इक्विवेलेंट, अब क्या होता है हम क्या, तो हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन अगर मैं ओवरऑल लूँ, ओवरऑल मैं एक, क्योंकि हम मान के चल, जैसे हम कहते हैं ना ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र को H1 है, एक तो H2 है, ठीक है, और थर्मल का इसकी वजह से भी। तो इन तीनों का एक निचोड़ जिसे हम कहेंगे वो मानते हैं U, इसे हम कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अब जैसे ये H1 H2 अलग हो गया, H1 अलग हो गया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी का अलग हो गया, ठीक, इन तीनों का मैंने U मान लिया। क्या मान लिया? U। ओके, तो अब जैसे ये R है, इसका अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/UA ऐसे करके, मतलब R को मैंने इसको इक्वल टू कर दिया 1/UA के। A क्या है? सरफेस एरिया, ठीक है। A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया तो सब में कांस्टेंट है, क्योंकि इसका भी सरफेस एरिया जो है इसका भी इतना उतना ऐसा नहीं। तो 1/U क्या हो जाएगा 1/H1 B/K प्लस 1/H2, ठीक है। क्योंकि जब मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालूंगा तो मैं लिखूंगा Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T, ये Q इक्वल्स टू ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, सरफेस एरिया और डेल्टा T, ठीक है। तो एनालिसिस करने में हीट एक्सचेंजर का
ईजी हो जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लेने से। तो 1/u ये हो गया, तभी तो हम इसे कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। समझे? अब क्या होता है कि अब जैसे ये तो प्लेन वॉल की बात हो गई, ठीक है, किसकी बात हो गई? प्लेन वॉल की। अगर कोई सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब जैसे कि इसका इनर रेडियस RI हो गया, ठीक है, इनर रेडियस RI हो गया, आउटर रेडियस R0 हो गया, ठीक है ना, आउटर रेडियस R0 हो गया। अब देखो है नी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो ये ट्यूब है उसकी कुछ होगी। अब क्या हो रहा है कि ये एक ट्यूब ये है, ओके, एक ट्यूब ये है, इसके तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ हॉट फ्लूइड है H1, ठीक है, जिसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H1, यहाँ कोल्ड फ्लूइड है, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H2। तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1/H1 A1। A1 क्या है, ये वाला सरफेस एरिया, इसका अंदर वाला A1। अब ये जो बाहर है इसको हम क्या कहेंगे, A2, ठीक है, H1A1। अब यहाँ पर भी तो भाई कन्वेक्शन के थ्रू पहले जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करेगा सॉलिड बॉडी को, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएगा 1/H1A1 प्लस। अब जो ये सर्कुलर ट्यूब है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K है नी, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है क्या होता है, ln R2/R1। R2 क्या है, ये मान लो ये R2 है, इसकी रेडियस R2, इसकी क्या है, इनर रेडियस R1, इस ट्यूब के आउटर रेडियस R2। R2/R1 2πk L क्या है, ये कोई ट्यूब होगा ना, तो इसकी कोई लेंथ होगी, ठीक है, मान लो ये लेंथ है नी। तो ये हो गया ये तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है जो हॉट फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है ड्यू टू सर्कुलर ट्यूब जो थर्मल कंडक्टिविटी K का है, प्लस अब जब ये कंडक्शन होगा यहाँ से हीट इस ट्यूब से, तो ये कोल्ड फ्लूइड को जब ट्रांसफर होगी बाय कन्वेक्शन होगी, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1/H2A2। H2 क्या है, कोल्ड फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A2 क्या है, सरफेस एरिया, क्योंकि इस सरफेस से ट्रांसफर हो रही है, H1A1 2π ये सब हो गया। तो ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने कहा ना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो इसका ये सब इक्विवेलेंट, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट ओवरऑल हीट ट्रांसफर, U क्या ले लिया, U। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों, देखो ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है नहीं, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर जब प्लेन वॉल की बात कर रहे थे तो ये जो दोनों टर्म हैं U और A, ये दोनों टर्म एक साथ आते हैं। मतलब अगर मैं U1A1 = U2A2 ये हो सकता है, दोनों ऐसे करके बराबर हो सकते हैं, पर दोनों अलग अलग बराबर नहीं हो सकते। अगर मैं U1 प्लस ऐसे करूँ ये नहीं हो सकता, और जब तक A1 और A1 ये भी दोनों एक से बराबर नहीं हो सकते। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो सकता है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअली इक्वल नहीं हो सकते। अगर A1 = A2 है, A1 = A2 है, तब U1 = U2 हो सकता है, क्योंकि U1A1 = U2A2, A1 से A2 कैंसिल, तो U1 = U2 तब हो सकता है जब A1 और A2 बराबर है। अब प्लेन वॉल के केस में क्या था, A1 A2 सब बराबर थे, ठीक है, तभी तो मैंने यहाँ UA लिखा। अब यहाँ पर क्या है, ट्यूब वाले केस में यहाँ पर A1 A2 इक्वल नहीं है, तो इंडिविजुअली U1 U2 भी इक्वल नहीं होंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, U1A1 = U2A2। क्यों, क्योंकि भाई हीट ट्रांसफर क्या होता है, UA ΔT,
इज इक्वल्स टू, देखो U1 A1 डेल्टा टी, U2 A2 डेल्टा टी। टेम्परेचर, मीन भाई हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो सेम है, स्टडी फ्लो, तो ये इक्वल टू दोनों होंगे। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी तो इक्वल हैं। अब भाई टेम्परेचर डिफरेंस, इसको अगर हम मीन टेम्परेचर डिफरेंस कहें, क्योंकि ये जो क्या होता है मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों केस में चाहे वो इनसाइड सरफेस एरिया को लो या आउटसाइड सरफेस एरिया को लो, मीन टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का इक्वल होगा। अब हीट ट्रांसफ़र भाई, जो ये स्टडी फ्लो हीट ट्रांसफ़र है, ये तो अब चाहे यहाँ से जो हीट फ्लो हो रहा है यहाँ उतना ही हो रहा है ना, तो U1 A1 तब इक्वल टू U1 A2 बराबर तभी होंगे, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। U1 A1 इक्वल टू U2 A2। तो जब हम सर्कुलर ट्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में क्या है कि बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया, तो इनसाइड सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप 1/U1 A1 लो। अगर आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन आउटसाइड सरफेस एरिया हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होगा, तब आप 1/U2 A2 लो और यहाँ से इसके इक्वल करके निकालो। क्यों पूछता है ना ओवरऑल, कभी कभी आपसे यही पूछता है ना डायरेक्ट, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे, 1/U1 A1 को जो ये निकाला है इसके इक्वल कर दोगे। अब U1 A, देखो R क्या होता है, R क्या होता है डेल्टा टी डिवाइड बाई क्यू, यही तो होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया 1/UA, है नी। ओवरऑल जब थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना ओवरऑल, तो डेल्टा टी क्यू, तो डेल्टा टी एम, अब क्यू, अब यहाँ पर क्या हो गया 1/UA थर्मल रेजिस्टेंस, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, तो 1/U1 A1, ठीक है। ठीक है, तो अब बात, अभी जब मैंने जब मीन टेम्परेचर डिफरेंस बताया, अब इसका ये देखते हैं मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है हीट एक्सचेंजर में, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका टर्म डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। फिर इसको देखेंगे इसका डेरिवेशन, जैसे हम फ्लो अरेंजमेंट में देखते हैं पैरेलल फ्लो के लिए, क्रॉस फ्लो के लिए क्या होगा, काउंटर फ्लो के लिए मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये निकल गया तो क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। यही एक टर्म है कि इसे निकालो क्वेश्चंस हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि Q इज इक्वल्स टू UA डेल्टा TM, डेल्टा TM निकाल लो मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अभी निकालना बताया, सरफेस एरिया और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर आपको जैसे कि हीट एक्सचेंजर की मैं बात करा ना, ठीक है, तो कह रहा हीट एक्सचेंजर का डिजाइन, तो सरफेस एरिया हीट एक्सचेंजर का अगर हमको निकालना है, अब मैंने क्या बताया ना, सरफेस एरिया हीट एक्सचेंजर हमने क्या लिया है एडियाबैटिक स्टडी फ्लो डिवाइस, क्या लिया है एडियाबैटिक स्टडी फ्लो डिवाइस। हीट एक्सचेंजर क्या है, एक तो एडियाबैटिक और स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में जब कहता हूँ ना तो बहुत सारे टर्म उसमें, मतलब कि मान लो कांस्टेंट आते हैं, स्पेसिफिक हीट हो गया, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्टडी फ्लो, हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट यूनिफॉर्म, है नी। तो अब जैसे मैंने कहा Q इक्वल्स टू UA डेल्टा TM, ये तो एक तगड़ा इक्वेशन है रामबाण। तो अब क्या है कि सरफेस एरिया निकालो, हीट, अगर आपसे कहा कि हीट एक्सचेंजर का सरफेस एरिया A डेल्टा TM आपको निकालना है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस बताऊँगा कैसे निकालते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको बताया कैसे निकालते हैं, Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, आपको अगर पता होगा कि इस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, पता होगा तो आप सरफेस एरिया, मतलब आपको कहा कि हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन करना है कि इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी अगर आपको कि अगर आपको दे रखा है कि सरफेस एरिया हीट एक्सचेंजर का इतना है तो कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, सब चीज़ें इससे निकल जाती हैं। अब डेल्टा TM जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, ये क्या टर्म है, डेल्टा TM मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो पहले इसका देख लेते हैं जनरल में क्या कहते, मतलब कि
ठीक है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा, ये देखो, ये एक वॉल हो गई, यहाँ से क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मास फ्लो रेट m डॉट h। यहाँ क्या हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मास फ्लो रेट m डॉट c। ये क्या है, इनके बीच में एक वॉल टाइप की है, ठीक है, वॉल टाइप की है। इसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कुछ होगा h1, इसका h2 होगा, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में ये भी मान के एज्यूम करते हैं, अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि ये जो वॉल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको नहीं दे रखी है, तो मतलब कि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कंडक्शन रेजिस्टेंस, जो इस वॉल की वजह से कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, 0 है, तो आप इसको हटा लो। तो जब इसको हटाओगे तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में क्या टर्म रह जाएगा, बस ये 2 टर्म रह जाएंगे, h1 और h2। 1/u = 1/h1 + 1/h2। अब ये क्योंकि प्लेन वॉल है तो यहाँ पर सरफेस एरिया वाला कोई टर्म है नहीं, सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लेन वॉल है। अगर सर्कुलर ट्यूब होती तब होते, तब उसमें बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया, बेस्ड ऑन आउटसाइड सरफेस एरिया है, दोनों टर्म होते। अब यहाँ के प्लेन वॉल है तो हीट एरिया है नहीं, तो इसमें जो कंडक्शन रेजिस्टेंस वाला टर्म है नेग्लिजिबल, 0 कर दिया, ठीक है। तो हम हटा देते हैं जब निकालेंगे। अब अगर ये हॉट फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है यहाँ, और इस जिसका टेम्परेचर अगर मैं मान लूँ हाई TH हॉट फ्लूइड का, TC कोल्ड फ्लूइड का, मान लिया ये इसका DA मान लिया एरिया, एक मैंने एलिमेंट ले लिया इस कंडक्शन रेजिस्टेंस DA एरिया का, ठीक है। यहाँ से क्या हीट फ्लो हो रही है, DQ, ठीक है। तो DQ, ठीक है, क्या है, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ से निकलेगा, DA इस एलिमेंट से फ्लो हो रहा है DA, और डेल्टा T। DQ क्या हो गया, U DA डेल्टा T, ओके। तो डेल्टा T क्या है, डेल्टा T क्या है, TH - TC, TH माइनस हाई टेम्परेचर कोल्ड TH - TC, ठीक है। डेल्टा T क्या हो गया, TH - TC। तो अब जैसे मैंने तो केवल इसकी बात करी, तो टोटल हीट ट्रांसफर रेट, टोटल हीट ट्रांसफर रेट, तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे ना, ओके। क्योंकि डेल्टा T तो आपको पता है TH - TC ओवरऑल हीट ट्रांसफर की कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, तो वेरी क्या रहा है, D है, तो एरिया के अलोंग इंटीग्रेशन हो जाएगा, है नहीं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, Q बाहर आ गया, Q और DA डेल्टा T, ओके, बेस्ड ऑन एरिया। अब आपको पता है कि अगर मैं Q = हमारा क्या है, डेल्टा TM, Q = UA डेल्टा TM, ये क्या है, जब हम मीन टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, और ये वाला जो टर्म है जब हम जनरल ऐसे निकालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा TM मीन टेम्परेचर डिफरेंस दे लिया है। अब डिफाइन हम उसको ऐसे करेंगे, अब देखो ये भी Q और ये Q तो बराबर होंगे ना, तो QUA डेल्टा TM, U इंटीग्रेशन करेंगे एरिया से, तो DA डेल्टा T। अब भाई U से U कैंसिल हो गया, तो डेल्टा TM 1/A, ए क्या है, सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन एरिया DA डेल्टा T। तो मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या निकल के आया, डेल्टा TM 1/A एरिया, हो गया 1/A एरिया
डेल्टा टी डी ए। ठीक है, तो ऐसे करके ये डिफाइन होता है। एरिया तो वेरी करेगा, डेल्टा टी टी एच माइनस टी सी, यहां से क्या आ गया, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। जनरल डिफाइन ऐसे होता है। अब फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से इसका निकालते हैं, इसका इक्वेशन आती है निकल के, फ्लो अरेंजमेंट पैरेलल फ्लो के लिए डेल्टा टी एम कैसे क्या होता है, काउंटर फ्लो के लिए क्या होता है, क्रॉस फ्लो के लिए डेल्टा टी एम, तभी तो आप यहाँ पर रखोगे, क्योंकि डेल्टा टी एम निकलेगा तो सब निकल जाएगा। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको पता होगा, क्यू आपको पता होगा, सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, निकाल सकते हो। ऐसे डिफाइन होता है और ऐसे ही निकलता है। जब हम करेंगे ना ऐसे ऐसे ही निकालेंगे इसी इक्वेशन से, पैरेलल फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए। ठीक है, तो अभी यहीं पर छोड़ते हैं, अभी देखते हैं फिर अगला जब हम ओके।